गुड इवनिंग एवरीवन। टॉपिक स्टार्ट करते हैं और खुशी की बात होगी कि यूनिट फर्स्ट में ये लास्ट का टॉपिक है, इसके बाद यूनिट फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कहा जाता है जननात्मक स्वास्थ्य। जननात्मक स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डिलीवरी की पूर्व देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है। जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसकी, इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री होती है, उसको किन किन चीज़ों की है वो ध्यान रखना होता है। देन न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कि ताकि दोनों स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्नचित रहें। जो रिप्रोडक्शन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है और नेसेसरी प्रोसेस है, ताकि जो संतति है वो कंटिन्यू रहे, वो बनी रहे। इसलिए जो है वो रिप्रोडक्शन है वो आवश्यक होता है। एक महिला है वो कब गर्भ धारण कर सकती है, उसके कॉन्सेप्शन का जो पीरियड होता है वो होता है अराउंड 30 से लेकर 30 ईयर से लेकर अप्रोक्सीमेटली 45 या 48 ईयर के समथिंग है वो इसका पीरियड होता है। कॉन्सेप्शन का ये पीरियड होता है, इसके बीच में वो गर्भ धारण है वो कर सकती है। जो गर्भावस्था होती है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट कैरेक्टर यही होता है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट कैरेक्टर यही होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है। इसके अदर कैरेक्टर में शामिल होते हैं जैसे कि अर्ली इन द मॉर्निंग वोमिटिंग होना, भूख कम लगना, पैरों में स्वेलिंग आना, ये है जी मचलता है। ये इसके जो है वो अदर कैरेक्टर में इसके सम्मिलित होते हैं। क्या क्या देखभाल की क्या आवश्यकता होती है वो देख लेते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही टॉपिक का नाम है। तो किन किन चीज़ों की देखभाल होती है, देखभाल है वो करनी चाहिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि नियमित है वो परीक्षण करवाना चाहिए, नियमित परीक्षण करवाना चाहिए। नियमित परीक्षण कैसे कि जैसे ही पता चलता है प्रेगनेंसी का तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, नियमित टेस्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पे कि विदिन 2 से 2.5 महीने के अंतराल पर या 3 महीने के अंतराल पर कैसे डॉक्टर जिस हिसाब से सलाह देता है उस हिसाब से परीक्षण है वो करवाना चाहिए। एंड जो वुमेन के जो महिला के जो कष्ट होते हैं उससे संबंधित उसको परामर्श करना चाहिए कि जैसे कि मसल्स में एंटन होती है, कब्जे की शिकायत होती है, जो है वो भूख नहीं लगती है, इन सब चीज़ों के बारे में, वोमिटिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में उसे अच्छी तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्योंकि नियमित परीक्षण में टेस्ट होते हैं। टेस्ट में सोनोग्राफी की जाती है ना, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। इसके अलावा वजन का माप किया जाता है, बीपी जांची जाती है, ब्लड प्रेशर जांचा जाता है। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि वज़न ना तो एकदम से कम हो और वज़न ना ही बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। बीपी ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर है वो टेंशन का कारण होता है, तनाव का कारण होता है। तो एक जो ब्लड प्रेशर है वो ही होना चाहिए। एंड बीपी जो इसके अलावा जो सोनोग्राफी है वो इसलिए की जाती है ताकि यूट्रस का साइज है वो चेकआउट किया जा सकता है, यूट्रस की हाइट, ऊंचाई कितनी है, इसकी एंडोमेट्रियम वॉल है उसकी मोटाई कितनी है, जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, देन वो फीटस कहलाता है ना, तो फीटस का जो उसकी नाड़ी स्पंदन दर है वो कितनी है ना, धड़कन का मापन किया जाता है। देन यूरिन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि यूरिन टेस्ट से इसलिए
इसका पता लगता है कि उसमें यूरिन में कहीं कीटोन नहीं जा रही हो, यूरिन में शुगर नहीं जा रही हो। देखिए अगर यूरिन में शुगर मिलती है तो दैट इज सिम्टम फॉर डायबिटीज, यानी कि उस महिला की डायबिटीज की शिकायत है, उसे मधुमेह रोग से वो ग्रसित है, तो उसे अलग से मधुमेह यानी डायबिटीज का ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि डायबिटीज है वो प्रेगनेंसी में बहुत अपोजिट इफेक्ट डालती है, उसे इंसुलिन का हार्मोन लगता है उस सिचुएशन में, तो उसे अलग से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि कहीं खून की कमी ना हो जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन जांचा जाता है, और हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल मात्रा है वो होनी चाहिए अराउंड 11 से, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा होनी चाहिए 11 से 14 ग्राम पर 100 ml। 100 ml का मतलब होता है मिली, है ना, 11 से 14 ग्राम के बीच में ये होनी चाहिए। सेकंड जो नियमित परीक्षण के बाद में आता है संतुलित आहार की व्यवस्था, बैलेंस डाइट की। संतुलित आहार वाला मैं चैप्टर पढ़ा रही थी, तब भी आपको मैंने बताया था कि इसके लिए एक स्पेसिफिक है वो फूड की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे प्रोटीन युक्त कंटेंट है वो ज़्यादा मात्रा में लेना होता है गर्भवती स्त्री को, एंड एक बार में भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए टॉपिक का नाम ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखना होगा। आपको ये चीज़ें कॉमन लग रही होंगी, लेकिन इसमें टॉपिक जो मेंशन कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो एक बार में फूड है वो नहीं लेना चाहिए, एंड 5-6 बार में भोजन है वो करना चाहिए। भोजन थोड़ा थोड़ा यानी उसकी अमाउंट है वो कम होनी चाहिए। कौन सा फूड नहीं लेना चाहिए? जो फैट युक्त भोजन होता है, जैसे कि ऑयल जिस भोजन में ज़्यादा हो वो फूड नहीं लेना चाहिए। मिर्च मसालों वाला भोजन है वो नहीं लेना चाहिए। फूड में दूध, दही, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड ये फ्रूट्स है, छिलके वाली सब्जी है, दाल है, ये सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। एंड सोने से 2 घंटे पूर्व है, सोने से 2 घंटे पहले भोजन है वो कर लेना चाहिए। से थर्ड जो चीज़ आती है वो है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता की मैं बात करूं, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि नियमित शॉवर है वो लेना चाहिए, हमेशा शॉवर लेना चाहिए, नहाना चाहिए, एंड साफ सुथरे कपड़े हैं वो साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जैसे मौसम के हिसाब से, सर्दी है तो सर्दी के कपड़े, गर्मी है तो गर्मी के कपड़े, है ना, बारिश वर्षा का मौसम है तो उस हिसाब से कपड़े हैं वो पहनने चाहिए। अगली बात करते हैं डेली रूटीन की नियमितता। डेली रूटीन की नियमितता, डेली रूटीन की नियमितता किस प्रकार से होगी कि जो वर्क सुबह का करना है वो वर्क सुबह ही किया जाए, जो काम दोपहर का है उसको शाम पे ना टालें, क्योंकि इससे टेंशन बढ़ती है, तनाव की शिकायत होती है और उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। एंड डेली रूटीन में हल्का व्यायाम है वो ज़रूर करना चाहिए, हल्का व्यायाम, क्योंकि हल्के व्यायाम से देखिए क्या होता है, क्योंकि हल्के व्यायाम करने से जो है वो ब्लड प्रेशर है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है ना। एंड स्वच्छ वायु है वो लेनी चाहिए। स्वच्छ वायु लेने से क्या होता है कि जो शरीर में प्योर ऑक्सीजन है वो पहुंच पाती है, तो रेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। नींद है, विश्रांति है, नींद की मात्रा है वो भी अच्छे से जो है वो 7 से 8 घंटा तो नॉर्मली है, नाइट को डे में 2 आवर हो जाए तो अच्छी बात है, यानी कि 10 घंटे प्रेग्नेंट महिला को 10 घंटे है, आफ्टर डिलीवरी भी 10 घंटे इम्पोर्टेंट है। भोजन है जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ, भोजन है वो भी अच्छे तरीके से लेना चाहिए, बार बार यानी 4-5 बार है फूड है वो लेना चाहिए। एंड धूप का सेवन है वो करना चाहिए, क्योंकि धूप से मैंने आपको बताया था विटामिन डी मिलता है एंड कैल्शियम है उसकी भी आपूर्ति होती है। अगली बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए रखा जाना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, क्योंकि फिजिकली यानी कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास, देखिए ये सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यंग्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, संबंधित होते हैं। लेकिन शारीरिक विकास और मानसिक विकास है वो दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ होते हैं। तो शारीरिक विकास जितना अच्छा होगा उतना मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास जितना बढ़िया होगा उतना शारीरिक विकास होगा, क्योंकि नेगेटिव सोचने से नेगेटिव ही इफेक्ट पड़ते हैं। तो परिवार में ऐसा कोई कलह वगैरह नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला को नेगेटिव इफेक्ट पड़े। थर्ड जो आगे की चीज़ आती है वो है कि जो है वैक्सीनेशन की जैसे ही पता चलता है प्रेगनेंसी का तो फ़ौरन क्या करना चाहिए, टिटनस का टीका है, टिटनस का टीका वो लगाना चाहिए। और उसके 1 मंथ बाद में भी जो है वो टिटनस का टीका लगाना जरूरी होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है पास में, पीएचसी बोलते हैं, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो पीएचसी में जाके वहाँ पे पूरी जानकारी है वो लेनी चाहिए कि कौन कौन से टीके हैं, किस किस टाइम पे लगाने हैं, पूरी जानकारी। एंड इसके अन्य में भी सम्मिलित हो सकता है कि अन्य में जैसे कि जो महिला होती है उसको पूरी जानकारी है पहले से दे देनी चाहिए, उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करना चाहिए ताकि आगे है वो बुरा प्रभाव है उस पर ना पड़े। जो अगली बात करते हैं प्रसव पीड़ा की, लेबर पेन की। प्रसव पीड़ा में देखिए आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कई बार ये होता है कि महिला को सही टाइम पे हॉस्पिटलाइज नहीं करवाया जाता है, जिससे बीच रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है या बीच रास्ते में ही जो है उसकी डेथ हो जाती है या उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। उसे ऐसी सिचुएशन आती है कि करना पड़ता है। तो ये एक दायित्व बनता है, परिवार के सदस्यों का दायित्व बनता है कि उसको जो महिला होती है उससे जो अच्छी तरीके से उसे समझाया जाए, उसे बताया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए कि जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम पे किन किन चीज़ों की है वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं वो दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लक्षण जब दिखने लगे तो वो महिला अपने परिवार के सदस्यों को सही टाइम पर बताए और उससे सही टाइम पर हॉस्पिटलाइज किया जाए। जो जो अवस्था होती है उसका जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग इंक्लूड किया जाता है इन मेडिकल रिपोर्ट में, जो साइकिल के लास्ट डे से लेकर के जब चाइल्ड बर्थ होता है, डिलीवरी होती है, उस टाइम तक का जो पीरियड है, बीच का टाइम होता है, वो उसमें काउंट किया जाता है। ये मान लेते हैं ये 280 डेज का होता है, जनरली 280 डेज का होता है या फिर 9 माह का होता है। 9 माह 7 दिन का भी बोल सकते हो, 9 माह 7 दिन का। अगर चंद्रमास पूछ लिया जाए तो चंद्रमास होता है 10 माह का, ये उसका टाइमिंग होता है। इसमें क्या कैरेक्टर होते हैं प्रसव पीड़ा के समय पे, लेबर पेन के टाइम पे क्या कैरेक्टर होते हैं, जो यूट्रस होता है उस यूट्रस में हाफ एन हावर के अंतराल पर जो है वो कॉन्ट्रिक्शन होने लगता है और उस कॉन्ट्रिक्शन की इंटेंसिटी टाइमिंग के साथ में इंक्रीज होती जाती है। ऑलराइट, समझ रहे होंगे आप। एंड जो उदर होता है उस उदर में मसल्स का ऐंठन स्टार्ट हो जाता है। लोअर एब्डोमिनल वाला पार्ट होता है, उस लोअर एब्डोमिनल वाले पार्ट में पेन होने लगता है। एंड जो है वो कभी कभी है वो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एंड म्यूकस का सिक्रेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग लेबर पेन। प्रसव के पूर्व कैसे तैयारी की जाए, प्रसव के पूर्व तैयारी सिर्फ इतनी सी है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि महिला को साइकोलॉजी की तरीके से जो है उसे प्रिपरेशन किया जाए, साइकोलॉजी की तरीके यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसे प्रिपेयर किया जाए कि देखिए आपके साथ डॉक्टर हैं, आपके साथ नर्सेज हैं, कोई ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा बुरा नहीं, कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा, सब कुछ आपके साथ में बढ़िया होगा, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव आपको परिणाम मिलेगा। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो उसका इफेक्ट आप पे और आपके बच्चे पे पड़ेगा।
इसलिए इस प्रकार से उसे तैयार करने की ज़रूरत होती है। देन उसकी ज़रूरत होती है कि उसके क्लोथ्स वगैरह की, ठीक है, कि उसके जो महिला होती है उसके कपड़े वगैरह पहले से ही स्टलाइज है वो कर लिए जाएं कि कौन कौन से कपड़ों की आवश्यकता होगी। रहने का उपयुक्त स्थान स्थान का ऐसे कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऐसे ऐसे कमरे का, ऐसे रूम का चूज करना चाहिए जहाँ पे धूप है वो भी आ रही हो, जहाँ जो उस रूम में खिड़कियाँ हो ताकि हवा है वो भी पास आउट होती रहे। तो इस प्रकार की पहले है वो तैयारी की जाती है। देन जो मैटरनिटी की देखभाल है वो कैसे की जाती है? मैटरनिटी की देखभाल, मैटरनिटी की देखभाल, मैटरनिटी शब्द का आप और समझ रहे होंगे, मैटरनिटी यानी प्रसूता। प्रसूता की देखभाल है वो किस तरीके से की जाती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। भारतीय परंपरा है, उस भारतीय परंपरा में 1.25 महीने तक जो महिला होती है, जो मैटरनिटी है ना, जो महिला होती है, प्रसूता होती है, उस प्रसूता को कोई कामकाज करने की अनुमति नहीं होती है, बाहर आने जाने की उसे अनुमति नहीं होती है। तो उसे स्वच्छता का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हॉस्पिटलाइज से होने के बाद में तुरंत उसे शॉवर ले लेना चाहिए, गुनगुने पानी से उसे है वो शॉवर ले लेना चाहिए, उसकी जो है नियमित शॉवर लेना चाहिए, उसकी देखभाल, उसकी जो मालिश है वो नियमित मालिश करनी चाहिए, हमेशा 1-1.5 महीने तक रेगुलर 1-1.5 महीने तक ऑयल की मालिश करनी चाहिए, जिससे कि जो ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड का फ्लो है वो इजीली आराम से होने लगे। एंड बच्चे को प्रॉपर है वो फीड करवाना चाहिए, शीघ्र है वो फीड करवाना चाहिए। एंड उसका जो आहार है, प्रसूता का जो आहार है वो आहार जो उसको एक तरीके से बोल सकते हो पूरक पूरक आहार उसे बोल सकते हो, जिसे देसी दवाई भी कहते हैं। देसी दवाई इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके फूड में सम्मिलित होता है घी, गुड़, शक्कर, जो है वो और जो अजवाइन है, सूंठ है, सुपारी है, हल्दी है, इनसे बने हुए तरह तरह के व्यंजन है वो उसे परोसे जाते हैं। एंड उसके बाद में उसे दिन में 5-6 बार है वो फूड है वो दिया जाता है। एंड प्रॉपर नींद की तो मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ कि उसे प्रॉपर है 8-10 घंटे की नींद है वो लेनी चाहिए। हल्का हल्का व्यायाम करने की उसे ज़रूरत है, टहलने की ज़रूरत है। टहलने की इसलिए ज़रूरत है कि 24 आवर के बाद में, यानी कि आफ्टर डिलीवरी 24 आवर के बाद में जो है वो उसे धीरे धीरे टहल लेना चाहिए, ताकि जो है वो वही बात आ गई, उसमें स्फूर्ति बने रहे और उसमें जो ब्लड का परिसंचरण है वो अच्छी तरीके से हो। इसलिए व्यायाम की तो हल्के व्यायाम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो होना चाहिए। उसका मानसिक स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं आगे, जो नवजात शिशु होता है उस नवजात शिशु की किस प्रकार से देखभाल करें। नवजात शिशु कौन सा होता है? नवजात शिशु को नियोनेट कहा जाता है। नियोनेट नवजात शिशु या न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी की अवधि होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है, यानी उस चाइल्ड बर्थ होता है, उस चाइल्ड बर्थ से लेकर के 30 दिन की जो अवधि होती है, इस 30 दिन की अवधि के बीच के जो शिशु होते हैं उसे न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। क्योंकि देखिए जो शिशु होता है वो शिशु एक तो पहले तो वो है माता के शरीर के अंदर होता है, तो उसे अलग प्रकार का इन्वायरमेंट है वो मिलता है। दिन उसमें यकायक अचानक वो बाहर की ओर आता है, तो बाहर की ओर आने पे उसे बहुत सा एडजस्टमेंट करने की है वो आवश्यकता होती है। इस नवजात शिशु की न्यूबॉर्न बेबी की जो है वो उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। एक तो होता है तात्कालिक कारण, तात्कालिक देखभाल। तात्कालिक देखभाल में कैसे? तात्कालिक यानी तुरंत, जन्म लेते ही तुरंत। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे रुलाया जाता है उसे रुलाया जाता है ना, कि उसे रोना आना ही चाहिए। आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से
कि जब बच्चा जन्म लेता है अगर वो रोता है तो इसका मतलब ये है कि शुभ माना जाता है, अगर वो नहीं रोता है तो अशुभ माना जाता है। एक्चुअली इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये होता है, अगर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद में अगर वो खुद अपने आप रोता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं रोता है तो उसके पाँव है वो उल्टे पकड़कर उसकी पीठ थपथपाई जाती है और उसे फटाफट विद इन सेकेंड उसे रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है कि बच्चा है पहले शरीर के अंदर होता है, यूट्रस में होता है, तो उसे खुद को श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक प्लेसेंटा के थ्रू है वो माता से ऑक्सीजन है वो उसे मिल जाती है, तो उसका वो लंग्स है वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। लंग्स को एक्टिवेट करना होता है क्योंकि नवजात शिशु को श्वसन की ज़रूरत होती है, श्वसन तो सभी को ज़रूरत होती है, तो जो है उसे श्वसन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए रोना है वो बहुत 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 कंपल्सरी है, परम अत्यावश्यक है। अगर बच्चा खुद नहीं रोता है तो डॉक्टर है वो ज़बरदस्ती उसे रुलाता है। सेकंड जो बात आती है वो है नाल छेदन की। नाल छेदन यानी अम्बिलिकल कोड प्रिशिंक्शन, यानी नाल छेदन में ये होता है, नाल छेदन में पियर्सिंग के टाइम पे, मतलब पियर्सिंग के टाइम पे ये होता है कि जो नाभि से 5-6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो अम्बिलिकल कोड होती है उसको काटा जाता है एंड उससे कैंची की या कोई ऐसा औजार होता है जो कि इन्फेक्टेड औजार नहीं हो, उसकी सहायता से उसे काटा जाता है एंड जैसे कि किसी धागे की मदद से या फिर क्लिप से उसे बांध दिया जाता है। 24 आवर के बाद में उसे वहाँ से हटाया जाता है एंड देखा जाता है कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही हो, उस नाभि के आसपास में कहीं संक्रमण ना हो जाए, इसलिए वहाँ से जो है वो इंसेप्टिक क्रीम है वो वहाँ पे लगाई जाती है। ये पियर्सिंग की बात होगी। आगे जो बात करते हैं उसके शोवर की बात करते हैं। शोवर में ये होता है कि उसे स्नान की बात करते हैं ना, यानी नवजात शिशु है उसे बर्थ के बाद में तुरंत है वो गुनगुनी पानी से, हालांकि हॉस्पिटल में ऐसा नहीं किया जाता है, हॉस्पिटल में उसे रुई की मदद से ऐसे पूरे को क्लीन किया जाता है, लेकिन घर के लाने के बाद में उसे गुनगुनी पानी से है वो शोवर है वो करवाया जाता है। तात्कालिक कारण में एक तात्कालिक देखभाल में सम्मिलित होती है कि उसका वजन है, उसकी जो लंबाई है वो मापा जाता है। एक सामान्य बच्चे का जो वजन होता है वो है 3 kg वजन होता है, उसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर के आसपास है वो उसकी लेंथ होती है एक सामान्य बच्चे की। हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं वो 7वीं माह में ही उनका जन्म हो जाता है तो उनको विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता होती है। 2.5 kg से कम बच्चे जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, बालक नहीं बच्चे होते हैं, उनकी वो है वो न्यूबॉर्न बेबी की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। देन इसके बाद में तात्कालिक देखभाल के बाद में बात करते हैं नियमित देखभाल की। नियमित देखभाल में वो ही चीज़ शामिल होगी। देखिए टॉपिक है वो ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, सिंपल जो अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है। न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी त्वचा का कलर गुलाबी होता है। गुलाबी इसलिए होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, अराउंड 70 से 20 ग्राम पर 100 ml जो है वो जो हीमोग्लोबिन है वो उपस्थित होता है। त्वचा संवेदनशील होती है, नाजुक त्वचा होती है, उसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। नाड़ी की जो गति होती है, नाड़ी की गति होती है 120 बार प्रति मिनट पर मिनट है वो नाड़ी की गति होती है। देखिए कितनी होती है, और श्वसन रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। सामान्य मनुष्य में श्वसन रेट होती है वो जो 12 से 14 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी है उसमें श्वसन रेट है वो 25 से 30 बार होती है, 25 से 30 बार पर मिनट।
है ना। ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें ज़्यादा मात्रा में होती हैं। नींद है उसके लिए नियमित देखभाल में सम्मिलित होती है। नींद है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। कितनी ज़रूरी, यानी कि वो 18 से 20 घंटे की नींद लेता है। कोई बच्चा ज़्यादा सोए तो टेंशन मत लो कि घर में पहली बार हो जाए क्योंकि इतना सो रहा है। हाँ, एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबी है वो 18 से 20 घंटे सोता है। इसलिए अगर वो रो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे प्यास लग रखी है, उसे भूख लग रखी है, उसे बहुत गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है ना। इनके प्रति जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति वो संवेदनशील हो रहा है। भूख लग रही है, प्यास लगती है तो वो जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में इसकी जो फीड की बात करते हैं कि नियमित देखभाल में बच्चे की फीड की, तो जो माता होती है उस माता को शीघ्र है ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि जो पहला सिक्रेशन होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ है वो माता में जो मिल्क की ग्लैंड है वो एक्टिव होने लग जाती है, मिल्क का सिक्रेशन है वो होने लग जाता है। तो जो पहला सिक्रेशन होता है उस पहले सिक्रेशन को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम जिसे खीस भी बोलते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो उसे करवाना। हाँ, जो कोलेस्ट्रम जो होता है, खीस होता है, उसे बच्चे को फीड जरूर करवाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन होती हैं। बच्चे की इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता है उसका पालन है वो करना ही चाहिए। एंड जो नोवेल है नाभि है उसकी प्रॉपर है वो देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्लिप लगा के वो काटा जाता है तो कहीं ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही हो, वो सब है वो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे के जो प्रॉपर बेड है उस बेड का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसका जो शोवर करवा रहे हो उसकी बाल्टी वाल्टी, उसके साबुन तेल, ये वो सब चीज़ों का है वो प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन रखना चाहिए। सब चीज़ों की वो ध्यान रखना चाहिए उसे हर एक चीज़ की, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से ही, इन सब के कारण के वजह से ही अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर अच्छी है तो बच्चा भी प्रसन्नचित होगा और माता भी, बच्चा और माता दोनों निरोग होंगे, दोनों सुख, दोनों के कोई रोग नहीं होगा और दोनों प्रसन्नचित होंगे। यही उद्देश्य होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। और यहाँ कंप्लीट होता है फर्स्ट यूनिट यहाँ कंप्लीट होती है। कल डिस्कस करेंगे, यानी कल इंटर करेंगे किसमें, सेकेंड यूनिट में। और सेकेंड यूनिट है फिजिक्स। कल फिजिक्स में इंटर करने वाले हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।